हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 15वां चैप्टर नीलकंठ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो जो मोर और मोरनी थी उनके नाम किस आधार पर रखे गए, उनका जो नाम था वो क्यों रखा गया। आंसर होगा कि जो मोर होता है उसकी गर्दन नीली होती है। तो मोर की गर्दन जो थी वो नीली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और जो मोरनी थी वो मोर के साथ साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया राधा। फिर आपका अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत किया गया। तो जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो आंसर होगा, मोर के जो बच्चे थे जब जाली के बड़े घर में पहुंचे तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नव वधू के आगमन पर किया जाता है। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है, जब वो घर पे आती है तो उसका जिस तरह से स्वागत किया जाता है, उसी तरह मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो उनका स्वागत भी नव वधू के आगमन के समान किया गया। तो लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। और जो बड़े खरगोश थे वो गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। और छोटे खरगोश ने क्या किया, छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद कर कर उन्हें देखने लगते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। तो आंसर होगा, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा, उसकी जो हर गतिविधि थी वो लेखिका को आकर्षित करती थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं बहुत भाती थीं। जैसे गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर इसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। तो जब जो बादल होते हैं उनका जब गर्जन होता था, जब बादल गरजते थे तो जो मोर था बहुत अच्छे से पंख फैलाता था अपने और फिर नाचता था। ये सब चीज़ें जो थी वो महादेवी वर्मा जी को बहुत अच्छी लगती थी। और उन्हें क्या अच्छा लगता था, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना और महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो आंसर होगा, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह जो वाक्य है उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। तो जो लेखिका होती हैं वो क्या करती हैं, बड़े मियाँ से एक ऐसी मोरनी खरीदती हैं जो कि अधमरी थी, मतलब मरने वाली थी, आधी ऐसा लग रहा था मर चुकी हो। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। तो कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से जो दूरी थी वो बढ़ गई थी। तो कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का क्या हुआ, अंत ही हो गया। तो इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, जो इतना आनंद का उत्सव था उसमें जो बेमेल स्वर था वो कैसे बज उठा, क्योंकि जो कुब्जा थी उसने क्या किया, नीलकंठ का जो शांतिपूर्ण जीवन था उसमें कोलाहल मचा दिया। तो कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण आनंदोत्सव वाले जो जीवन था, आनंदपूर्ण जो उसका जीवन था, उसमें ऐसा कोलाहल मचाया, ऐसा शोर मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार घर में रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तो बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय इसलिए हो जाता था कि जब बसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित जो वृक्ष थे वो बहुत अच्छे लगते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था।
तो ये सब जो चीज़ें थी वो देखना चाहता था। तो बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था, क्योंकि पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते थे और आम का जो वृक्ष था उस पर सुनहली मंजरियाँ आ जाती थीं। इसलिए जो नीलकंठ था वो नहीं चाहता था कि वो जाली वाले घर में कैद होकर रहे। फिर आपका अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? आंसर होगा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु जो थे वो एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती थी। वह सबसे लड़ती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना ही अच्छा लगता था, पसंद आता था। तो वो किसी और को अपने पास नहीं आने देती थी और ना ही नीलकंठ के पास जाने देती थी। वह किसी और को उसके पास, मतलब जो नीलकंठ था उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वो क्या करती थी, चोंच से मारना शुरू कर देती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो आंसर होगा कि एक बार क्या हुआ, एक सांप जाली घर के भीतर आ गया, उसके अंदर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, किंतु क्या हुआ, एक शिशु खरगोश, छोटा सा जो खरगोश था वो सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला जो शरीर था वो मुंह में दबा लिया। तो नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। तो सोए हुए नीलकंठ ने जब दर्द भरी उसकी आवाज़ सुनी, व्यथा सुनी, तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर क्या किया, सांप के फन के पास पंजों से उसको दबाया और फिर अपनी चोंच से बहुत तेज़ प्रहार किया, जिससे कि वो अधमरा हो गया और फन की पकड़ जो थी वो ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, सांप के मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया। तो इस घटना के आधार पर नीलकंठ की जो विशेषताएं हैं स्वभाव की वो इस तरह से सामने आती हैं, जैसे कि सतर्कता। तो जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की जो कराहट थी सुनाई दे जाती है। उसको सुनकर उसको शक हो जाता है कि कोई प्राणी कष्ट में है। तो ऊंचे झूले पर वो सो रहा था हालांकि, लेकिन खरगोश जब कराह रहा था तो उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे जाती है। तो उसको ये शक होता है, संदेह होता है कि कोई प्राणी संकट में है। तो वो क्या करता है, झट से झूले से नीचे आता है। तो वो बहुत सतर्क था। फिर है वीरता। तो नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने क्या किया, सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। फिर है कुशल संरक्षक। तो खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो ये रेखा चित्र है। जो रेखा चित्र होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? आंसर होगा, रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। तो ये एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। जो रेखा चित्र होता है वो एक क्या होता है, छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। जीवन में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं वो सारा कुछ रेखा चित्र में होता है। तो रेखा चित्र में भावना और संवेदना होती है। यह अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं, इनमें बनावट बिल्कुल भी नहीं होती। तो अन्य जो रेखा चित्र हैं महादेवी के, वो आपको पढ़ने हैं, ये आप अपने आप करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। तो यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो ये प्रश्न भी जो आप हैं अपने आप करेंगे। अगर आपकी मैडम है करवाती हैं क्लास में तो आप उसके अनुसार ये प्रश्न कर सकते हैं। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, पुस्तकालयों से ऐसी कहानियाँ, कविता और गीतों को खोजकर पढ़िए। ऐसी कहानियों को, कविताओं को और गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हैं।
तो आपको ये प्रश्न भी अपने आप करना है। तो आपको जाना है पुस्तकालय में, वहाँ पर जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं किताबों में, वो आपको देखनी है कि कौन सी किताब में कौन सी कहानियाँ हैं इस तरह की। तो जो भी इस तरह की कहानियाँ हैं वो आपको पढ़नी है। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उससे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा को चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो आंसर होगा कि जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट था एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत शाम जल का मिलन प्रातः काल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी जो मोर होता है उसके नृत्य के समान ये दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि मोर नाच रहा हो, जो कि अत्यंत लुभावना और मन को मोहने वाला होता है। तो गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता है। तो गंगा की जब लहरें हिलती डुलती हैं, तो जो लेखिका हैं उनने ये कल्पना की है कि गंगा की लहरों के हिलने डुलने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो मोर है उसके पंख जो हैं वो हिल रहे हो, वो थिरक रहा हो। तो वो बिल्कुल मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता है। फिर आपका प्रश्न है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो आंसर होगा कि मेघों के बादलों के गिरते ही नीलकंठ के पाँव क्या होता है, थिरकने लगते हैं। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है बादलों को देखकर। जैसे जैसे वर्षा तेज होती है, तीव्र होती है, उसके पाँवों में क्या होता है, शक्ति आ जाती है और वो बहुत तेज नृत्य करने लगता है, जो अत्यंत मनोहारी होता है। तो जो मोर होता है नाचता हुआ देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता है। फिर आपका प्रश्न है कि रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ, जैसे कि गंध है, रंग है, फल है, ज्ञान है। तो आप इनसे कोई भी शब्द बना सकते हैं। जैसे गंध है उसका बन जाएगा सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। इसी तरह से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। रंग है उसका बन जाएगा रंगीला, रंगना, नवरंग। फल सफल, असफल, फलदार। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर है विस्मयाभिभूत। शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इन दोनों शब्दों को मिलाने से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के आ के मिलने से या हो गया है। तो आ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे का धन आ बराबर हो गया का। तो का में क्या है, आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के चिन्ह जो डंडा है उससे आप परिचित हैं। तो आ की भांति किसी शब्द में आ के जोड़, बड़े आ के जुड़ने से क्या होता है, आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल, धन, आकार। तो यहाँ पर क्या है, आ कैसा है, दीर्घ आ है। तो ला में क्या हो जाएगा, डंडा लग जाएगा, मंडलाकार हो जाएगा। तो मंडल और आकार की संधि करने पर मंडलाकार शब्द बनता है। और मंडलाकार शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। पहला है नील धन आभ, फिर है नव धन आगंतुक। तो नील धन आभ का बनेगा नीलाभ। नील, ला में क्या हुआ, आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया नीलाभ। नव आगंतुक, ये हो गया नवागंतुक। बा में क्या हुआ, आ की मात्रा लग गई, तो बा में क्या हुआ, आ का डंडा लग गया, तो ये हो गया नवागंतुक। फिर आपको करना है विग्रह, अलग करना है सिंहासन। तो सिंहासन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, सिंह धन आसन। मेघाच्छन, मेघ धन आच्छन।
तो अगला प्रश्न है कि चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।